So, hello everyone. Welcome back to Polity Prava, your own YouTube channel. And I welcome you all in this session 9 of our Indian Polity Marathon series. तो अब हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट से गवर्नेंस की तरफ. अब हम ये समझेंगे कि एक्चुअली जो है इंडिया चलता कैसे है, कौन ये डिसाइड करता है, जो भी XYZ आपके डिसीजंस होते हैं कौन उन पे साइन करता है, और एक्चुअली में जो पावर होता है उस पावर में होता कौन है एक्चुअली में, है ना. और पावर में होता कौन है और उस पावर में क्या होता है, ठीक है. और यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनली द हेड ऑफ स्टेट, कमांडर इन चीफ. उनके नाम पर सारी जितनी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होती है वो उन्हीं के नाम पे की जाती है. बट वो एक्चुअली एक रबर स्टैम्प पे, ऐसा सवाल जो है कई बार रेज किया जाता है. फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार, वो सवाल पूछते हैं कि क्या वो इंडिपेंडेंट पावर्स रखते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को इग्नोर कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट जो है वो पीएम की एडवाइस मानने से रिफ्यूज करने की कंडीशन में है. इस तरीके के कुछ सवाल बार बार आपके जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा पूछे जाते हैं. अब ये जो सवाल है ये सिर्फ एकेडमिक नहीं है. ये देखो 2025 में आपके तमिलनाडु ने क्या किया, जो तमिलनाडु में क्या हुआ कि जो गवर्नर थे, गवर्नर ने स्टेट कैबिनेट की जो है एडवाइस को होल्ड करके रख लिया काफी समय तक. एंड इट वाज टर्न इनटू इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. सिमिलरली 1987 में प्रेसिडेंट जो थे आपके ज्ञानी जेल सिंह जी और प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, दोनों के बीच में टेंशन इतने बढ़ गए थे कि इट वाज रूमर कि यार प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर देंगे. सिमिलरली 1971 में जब आपके प्रेसिडेंट थे संजीवा रेड्डी, तो उन्होंने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया. लेकिन आप ये देखो कि वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे इस देश के जो कभी लोकसभा का सामना नहीं कर सके, और मतलब लोकसभा में जाने से पहले वो रिजाइन कर गए. तो ये सब रियल इंसिडेंट्स हैं, ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं. तो आज हम जो चीज कवर करने वाले हैं वो है आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल. ठीक है. मोटा मोटी हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव को आज कवर करेंगे. तो चलिए, सबसे पहले हम जो है हमारे प्रेसिडेंट जी शुरू करते हैं. तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की. ठीक है. आर्टिकल 52 सिंपली ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 3 वर्ड्स हैं लेकिन बड़ा वेट है इन शब्दों में. देखो, ये क्या है, ये आपके रिपब्लिक होने का ना फॉर्मल डिक्लेरेशन है, जिसमें आपने ये कहा कि हमें कोई भी हेरिडिटरी मोनार्क नहीं चाहिए, एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट चाहिए. एंड वो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट कौन है? वो है आपके प्रेसिडेंट. इलेक्टेड है ये और आपके हेड ऑफ स्टेट है. उसके बाद आता है आर्टिकल 53. आर्टिकल 52 में सिर्फ इतना ही है ना कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद आर्टिकल 53 जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है, जिसमें वो ये कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with his constitution. यानी थियोरिटिकली सब एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. लेकिन अगर इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, देखो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. ये जहां थ्योरेटिकल एंगल की बात करता है, वहीं एक आपके आता है आर्टिकल 74. कौन सा? आर्टिकल 74, जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. और ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा?
एड एंड एडवाइस ऑफ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ये काम करेगा, एंड दैट एड एंड एडवाइस इज बाइंडिंग। तो अब ये एक बड़ी फंडामेंटल सी टेंशन है जिसको हमें समझना पड़ेगा। भाई आर्टिकल 53 तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास है, 74 कह रहा है कि नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगा। तो फिर क्या प्रेसिडेंट जो है वो आपका रबर स्टाम्प है या फिर कोई जेन्युइन आपके पावर होल्डर है? तो ये रबर स्टाम्प वर्सेस पावर होल्डर की ये डिबेट आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका जो जवाब है आपका वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आपके एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में है, और एक आपने बड़ा ही शानदार जो है कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, उसको आपने सेट किया है। देखो ये दो लेयर्स है। तो पहला तो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इसकी, है ना, दो लेयर्स में इसको हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम बात करते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक की फीचर ये है कि देयर विल बी एन नॉर्मल एग्जीक्यूटिव, सॉरी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड अ रियल एग्जीक्यूटिव, एंड देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट, ये वो व्यक्ति होता है जो फॉर्मली आपके जो है एग्जीक्यूट करता है पावर्स को, साइन करता है, अपॉइंटमेंट करता है, एड्रेस भी करता है, लेकिन वो अपनी डिस्क्रिशन से ये सब चीजें नहीं कर सकता है जनरली। और वहीं दूसरी तरफ आपके आता है रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो एक्चुअली में ये डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो व्हाट डज अंबेडकर सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये चीज कही थी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, he has no function which he can discharge by himself. He is only required to do what the Council of Ministers advises him to do so. He is the head of the state but not of the executive. तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि हेड ऑफ द स्टेट हमने पढ़ा कि कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है? वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन एक और इसमें चीज आती है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन जरूर है, और वो सिचुएशंस कौन सी है इसको जब हम अभी पावर्स देखेंगे तो हम बड़ा थोड़ा डिटेल में इसको देख लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अंबेडकर ने एक और एनालॉजी दी, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है he occupies the same position as the king under the English constitution. He is the head of the state but not of the executive. He represents the nation but does not rule the nation. नेशन को रिप्रेजेंट करता है पर रूल नहीं करता। अब आते हैं आर्टिकल 54 से 58 पे, और वो बात करेगा आपके इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 54 से 58। आर्टिकल 54 आपका कहता है वो बात करता है इलेक्टोरल कॉलेज की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी थोड़ी है ना, वोटिंग जो करेंगे उन लोगों की बात हो रही है। तो प्रेसिडेंट जो है वो आपके एक चीज ध्यान रखोगे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। ये इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं आपके, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके दोनों हाउसेस के मेंबर्स, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड एमपीज। इसमें क्या ध्यान रखोगे कि नॉट नॉमिनेटेड वाले, नॉमिनेटेड वाले एमपीज इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। ओनली इलेक्टेड एमपीज वोट, नॉट नॉमिनेटेड वंस। ठीक है, उसके साथ में जो वोट करते हैं, इलेक्टेड एमपीज के साथ जो वोट करते हैं आपके दूसरे, वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
कौन करते हैं? आपके आपके इलेक्टेड एमएलएज वोट करते हैं। अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे एमएलए भी है और एमएलसीज भी है। एमएलसीज कौन होते हैं? जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी है। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, कोई भी हो, अब वो लोग वोट नहीं करते हैं। तो आप सिंपल याद रखो, एमएलसी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ये भी वोट नहीं करते हैं। अब ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया, देखो आप, कि भाई ये वोट करे, ये नहीं करे। भाई इतना डिफिकल्ट करने की क्या जरूरत थी? भाई वो 10-12 आदमी तो बचे थे, उनको भी बोल देते कि यार डाल दो वोट। भाई उस समय तक 2 एंग्लो इंडियन होते थे, 12 राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, 14 मेंबर्स की तो बात थी। तो कह देते भाई 14 मेंबर्स भी वोट डाल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा था उससे? और आपके 7 स्टेट में ही तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनको भी बोल देते कि भाई डाल लो वोट तुम यार। बट ऐसा सिस्टम इसलिए किया गया क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो आपके यूनियन और स्टेट दोनों का हेड है, आप ये ध्यान रखोगे। और इसीलिए आपके दोनों लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मिलके चूज करना है कि भाई प्रेसिडेंट को हम वोट करें। लेकिन ये वाली जो चीज करी है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को और इनको हम वोट नहीं करें, रीजन बीइंग कि आपका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन होना है इलेक्टेड। तो इसीलिए आपने जिन जिन लोगों को चूज किया है, दे ऑल वर इलेक्टेड और द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आपके, वो हमारे लोगों के मतलब जो हम लोग हैं, पीपल, उनके द्वारा कहीं से भी चुन के आए हुए लोग नहीं है। और प्रेसिडेंट ने ही उनको अपॉइंट किया है, जो वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स और जो जो एंग्लो इंडियंस हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन आने की भी चांसेस रहती है कि भाई जिस व्यक्ति को आपने अपॉइंट किया है वही आपको वोट करेगा। तो ऐसा तो कोई बात है ही नहीं ना कि आपने अपॉइंट कर दिया दोबारा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो उस तरह वाली बात है। तो वो क्विड प्रो को जिसको आप कहते हो, वो चीज आ जाती है। तो अब आप समझ गए भाई स्टेट क्यों लिया, यूनियन क्यों लिया, क्योंकि दोनों का हेड है, तो दोनों को ले लिया। लेकिन नॉमिनेटेड एसएलसी वालों को क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं को नहीं लेने का एक रीजन और है कि भाई सिर्फ 7 स्टेट्स में ही आपके ये मेंबर्स हैं। तो आपने फिर इन 7 स्टेट्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। इनका जो पावर है, वोटिंग शेयर है, वो बढ़ गया। तो इनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो गई कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स। तो वो उनके साथ इनजस्टिस हो गया। अंडरस्टूड? तो अब ये ध्यान रखोगे कि भाई नॉमिनेटेड एमपीज या एमएलएज, एमएलएज मतलब एमएलसी सॉरी, है ना, ये दोनों ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। सिर्फ इलेक्टेड एमपीज या इलेक्टेड एमएलएज ही वोट करते हैं। इसको आपको बड़ा ध्यान रखना है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या दिल्ली, पुडुचेरी और जेएनके, इनके जो एमएलएज हैं क्या वो वोट करते हैं? तो बिल्कुल आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो उनको जनता ने चुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली उनके पास है, वो भी इक्विवेलेंट आपके, भले ही चाहे स्टेट के नहीं है, यूटी के एमएलएज हैं, बट वो एमएलएज हैं और वो लोग भी वोट करते हैं। ठीक है? तो मैं यहां लिख सकता हूं कि स्टेट एंड यूटीज बोथ। ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल 55 पे। आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कैसा होगा? तो आर्टिकल 55 जो है वो आपके ये बताता है कि इलेक्शन का तरीका कैसा होगा। तो ये बड़ा ही फैसिनेटिंग सा है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है आपके, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो, पहली चीज तो ये है कि हर एमएलए के वोट की जो वैल्यू है वो अलग होगी। एंड वो किस हिसाब से होगी? एज पर दी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर एमएलए का वोट आपको काउंट करना है, तो आप क्या करोगे? जो उस स्टेट की पॉपुलेशन है, उस स्टेट की पॉपुलेशन को आप डिवाइड करोगे उस स्टेट के टोटल इलेक्टेड एमएलए से, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। तो एक मान लीजिए, इसमें होता क्या है बेसिकली, कि जो एक यूपी का एमएलए है, उसके वोट की वैल्यू एक सिक्किम के एमएलए से काफी ज्यादा होती है। रीजन बीइंग
कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। भाई अगर मान लीजिए जैसे आप यूपी की बात करोगे तो यूपी की पॉपुलेशन है मान लीजिए 25 करोड़, उनके टोटल इलेक्टेड एमएलए है मान लीजिए 400। अब एक आप 25 करोड़ में 400 का भाग दोगे, और एक आपके राजस्थान है जिसकी ऑफिशियल पॉपुलेशन, भाई सेंसस के हिसाब से तो काउंट करोगे, अपनी मन गढ़ंत पॉपुलेशन थोड़ी देखोगे, तो वो मान लीजिए 6.5 करोड़ है, और टोटल नंबर ऑफ एमएलए है 200। फर्क पड़ी है ना। अब बात करते हैं एमपी के वोट के वैल्यू की। तो एमपी का वोट जो होता है वो एक ही फॉर्मूले से निकलता है, वो निकलता है टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। तो ये क्या करता है, ये यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के बीच में एक आप प्रोपोर्शनल बैलेंस लेके चलो। अब आते हैं वोटिंग मेथड पे कि भाई वोटिंग कैसे कराओगे। तो वोटिंग आप कराते हो सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब इसका ये होता है कि जो वोटर होता है आपका वो एक प्रेफरेंस ऑर्डर्स देता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये, फोर्थ चॉइस ये, फिफ्थ चॉइस ये। जितने कैंडिडेट्स उतनी आपकी चॉइस होगी। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और उसको फर्स्ट राउंड में ही रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिलता है, सपोज करिए 3 व्यक्ति इलेक्शन लड़ने खड़े हुए हैं, 3 आदमी आपके प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको चाहिए 50% +1। सपोज करिए 100 सीटें थी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, आपको 51 वोट चाहिए थे। कितने वोट चाहिए थे, 51 वोट चाहिए थे। अब आपने वोटिंग करी साहब, तो आपने फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग करी, मतलब जो फर्स्ट राउंड थे उनको आपने काउंट किया। आपने देखा कि साहब जो फर्स्ट कैंडिडेट है उस फर्स्ट कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग में मात्र 37 वोट्स मिले। इस व्यक्ति को मान लीजिए सिर्फ 17 वोट मिले, और इस व्यक्ति को सिर्फ 3 वोट मिले, ठीक है। और बाकी उम्मीदवार थे वो हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाने, मैथ्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, जो कोटा है आपका, जो मिनिमम कोटा है वो क्या है, 51 वोट का है। तो ये रिक्वायर्ड कोटा तो इससे पूरा ही नहीं हो रहा है, कितने कम पड़ रहे हैं, अभी तो 14 और चाहिए इसको। अब वो जाएंगे कि भाई सेकंड राउंड पे, सेकंड राउंड मतलब अब आप सेकंड चॉइस चूज करिए साहब। सेकंड चॉइस में क्या स्थिति है, तो क्या होगा कि जो उसके वोट्स, मतलब जो सेकंड चॉइस वाले जो वोट्स हैं, सेकंड प्रेफरेंस के जो वोट्स हैं, वो अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होते रहेंगे, और वो तब तक करते रहोगे जब तक आपकी 50 नहीं पहुंचोगे। अब जैसे मान लो सिचुएशन आ जाती है कि सेकंड राउंड में साहब इसको जो है सेकंड चॉइस, जो सेकंड प्रेफरेंस है वो दी सिर्फ 3 लोगों ने। कितनी, 3 लोगों ने। और इसको दे दिए आपके 30 लोगों ने, और इसको दे दिए 4 लोगों ने। तो ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये आगे आ गया। पर क्या रिक्वायर्ड कोटा अभी भी पूरा हो रहा है, तो फिर आप थर्ड प्रेफरेंस पे जाओगे, तो आप अब साहब थर्ड राउंड की वोटिंग कराओगे। अब थर्ड प्रेफरेंस में मान लीजिए आपको पता चला कि साहब को मिले 0 वोट, साहब को मिले 1 वोट, और इन भाई साहब को मिल गए आपके 50 वोट। कितने मिल गए, तो साहब के कितने हो गए 57। तो कौन बन गया प्रेसिडेंट, ये 2 राउंड में पीछे था, तीसरे राउंड में निकाल गया। ऑल्दो ऐसा सब होता नहीं है, बट स्टिल हम हमारे समझने के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वोटिंग सिस्टम होता क्या है। अब ऐसी बात चल रही थी कि भाई आपके जो जनरली और चीजें होती हैं इसी तरीके इलेक्शन होते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके भी ऐसी इलेक्शन की चॉइस कर देते हैं लोग, तो भाई एमएलए का जो आप वोट देते हो तो कितना टिपिकल जॉब हो जाता है ना। देखो
अभी आपके द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा ने जो इलेक्शन लड़ा था, तो आपके जो अभी करंट प्रेसिडेंट है मैडम मुर्मू जी, ही वाज दी शी वाज दी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है। फर्स्ट आपके जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो आपके कोविंद जी हैं। फर्स्ट मुस्लिम जो है आपके वो कौन थे? कलाम साहब। तो ये सब आप ध्यान रखोगे। और तो ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं है आपके काम का होगा इसके अंदर। ठीक है। आई होप सो कि ये इलेक्शन मेथड को आप समझ गए होंगे ना। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखोगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ साथ इसमें सीक्रेट बैलेट का भी है ना। आपका वोट किसी को दिखेगा नहीं, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है। ठीक है। और इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? आ जाओ। आर्टिकल 57 की बात करते हैं। इसकी आर्टिकल 57 की। आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। कोई टर्म लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। थ्योरेटिकली अगर चाहे तो कोई भी कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। राजेंद्र प्रसाद साहब 2 बार आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। री इलेक्शन नो अलाउड, नॉट नो टर्म लिमिट्स। अब आर्टिकल 58 आपके क्वालिफिकेशंस बताता है प्रेसिडेंट की। क्वालिफिकेशंस में वो ये बताता है कि सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मतलब किसी भी गवर्नमेंट प्रॉफिट के ऑफिस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन कहाँ इम्पोज्ड है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, लोकसभा के अंदर। एमपी बनेगा पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई पहले से सैलरी ले रहा है, तो वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नहीं बन सकता है जब तक वो अपने ऑफिस से रिजाइन ना कर दे। ठीक है। लोकसभा की मेंबर की मिनिमम एज कितनी होती है? 25 साल है ना। ठीक है। 58 के बाद अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 61। ये इम्पीचमेंट की बात करता है। एक ही व्यक्ति का इम्पीचमेंट होता है खाली, प्रेसिडेंट का, बाकी सबके रिमूवल होते हैं। तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो तरीका है वो है इम्पीचमेंट, और बड़ा ही कठिन प्रोसेस है ये। अब इसके ग्राउंड्स जो है वो सिर्फ एक सिंपल ग्राउंड है, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है ना। भाई कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाए, कोई स्कैंडल हो जाए, कोई ग्राउंड्स नहीं है इम्पीचमेंट के लिए। और ये डिसाइड कौन करता है कि भाई ये वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि भाई ये वायलेशन होता क्या है, हमें नहीं पता आज तक, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ ही नहीं है। अब प्रोसेस देखो। तो प्रोसेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक चार्ज इनिशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक आपको चार्ज इनिशिएट करना पड़ेगा। तो चार्ज इनिशिएट करने के लिए आप क्या करोगे? आप किसी भी एक हाउस में चले जाओगे। आप चाहो तो लोकसभा चले जाओ, चाहे तो राज्यसभा चले जाओ। राज्यसभा जाकर के आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। एक नोटिस आप देंगे 14 दिन का। वो जो नोटिस होगा आपका, उसको आप साइन कराओगे 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। भाई अगर आप मान लीजिए राज्यसभा में लेकर के आ रहे हैं तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स का, अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के 1/4 मेंबर्स का। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा? प्रेसिडेंट को आप रिप्लाई करने का मौका दोगे। 14 दिन का टाइम और किस लिए दिया आपने? भाई नोटिस आपके प्रेसिडेंट को भी सर्व होगा। अब प्रेसिडेंट अपना जवाब ववाब जो देना था दे दिया कि भाई ठीक है। अब ये नोटिस सर्व हो गया 14 डेज के बाद, फिर आप रिजोल्यूशन लेकर के आओगे किसी हाउस में। तो अब जब आप रिजोल्यूशन लेकर के आओगे तो वो रिजोल्यूशन को आपको 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। अब 2/3 की मेजोरिटी से आपने पास किया मान लीजिए फर्स्ट हाउस में,
तो ये बिल जो है वो सेकंड हाउस में जाएगा और वहां पे वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हो गई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो दूसरा हाउस होगा वो भी सेम 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करेगा। और अगर ये भी पास कर देता है, सुप्रीम कोर्ट भी मान लेती है कि भाई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो फिर इम्पीच हो गया प्रेसिडेंट, घर जाओ अपने। ठीक है। वैसे इंडिया में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और बड़ा, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल पूछ ले जाते हैं कि जो आपका इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है रिमूवल का, वो वाला इलेक्टोरल कॉलेज तो ध्यान ही है आपको, जो इलेक्शन वाला है, एमपीज वाला, इलेक्टेड वाले सारे, इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज। इसमें आप इलेक्टेड एमपीज के साथ साथ जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं उनको भी जोड़ दोगे। ठीक है। और एमएलए हो चाहे एमएलसी हो, इनको उड़ा दोगे। अब वोटिंग कौन करेगा? वोट करेगा आपके खाली पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जितने मेंबर है वो सारे मेंबर वोट करेंगे। अंडरस्टूड। अब हम प्रेसिडेंट के पावर्स की बात कर लेते हैं। तो ये बड़ी वास्ट टेरिटरी है आपकी, इसको हम बड़ा सिस्टमेटिकली कवर करेंगे, जिसमें हम पहले एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर फाइनेंशियल पावर्स, फिर जुडिशियल पावर्स और फिर इमरजेंसी पावर्स की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए आप कुछ आर्टिकल्स ध्यान रखोगे जो हम कवर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे उस समय हमने कुछ आर्टिकल छोड़ दिए थे, वो क्यों छोड़े थे, आप समझ में आएगा। 53, 74, 75, 76 और 77, दीज आर्टिकल्स वर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बड़े ही एक्सटेंसिव पावर्स हैं। थ्योरेटिकली सारी बात होगी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मत सोचना इस बात। ठीक है भाई। सबसे पहला तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट। गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस। अब ये ध्यान रखोगे कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, कैग, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल, नेशनल कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कैसे करता है? बाय अपॉइंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब किसके नाम पे होते हैं? ये सब प्रेसिडेंट के नाम पर होता है काम। आर्टिकल 77 ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम से एक्सप्रेस होने चाहिए। कोई प्राइम मिनिस्टर के नाम से कुछ नहीं होगा, सब किस नाम से होगा? इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रेसिडेंट खुद ये डिक्लेयर कर रहा है या डिसाइड कर रहा है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। ठीक है। 77 ने क्या कह दिया कि नाम किसका लगेगा? प्रेसिडेंट का। 74 क्या कहता है? डिसाइड कौन करेगा? सीओएम। ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखोगे, जैसे प्रेसिडेंट को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, तो क्या होगा? एक कोलिजियम बनेगा, जिसके अंदर वो कोलिजियम जो होगा वो एक नाम भेजेगा। वो कहा नाम किसके पास जाएगा? कैबिनेट के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उस नाम को अप्रूव करती है तो वो नाम प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वो कहेगा कि भाई प्रेसिडेंट साहब इसका नाम भेज रहे हैं, इस पे साइन कर दो। ठीक है। अब भेजेंगे कैसे? भाई एक बड़ी सारी लिस्ट बनाएंगे कि रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर इंडिया and the names therefore shall be laid as 1, 2 and 3।
उसके नीचे लिखा रहेगा एज एडवाइस अंडर आर्टिकल 74 बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके नीचे फिर आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के और उसके साइन होंगे और वो लेटर फॉरवर्ड हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब कितने अपॉइंट करने थे? 3 अपॉइंट करने थे। नाम कितने भेजे तुमने प्रेसिडेंट के पास? 3 ही नाम भेजे। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? तो प्रेसिडेंट को क्या लगेगा, साइन मैं कर रहा हूं लेकिन एक पर्चा लिखा हुआ था उस पर उसमें साइन करो। तो 74 जो आर्टिकल है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इट वाज अ की टू अंडरस्टैंड द प्रेसिडेंट पोजीशन फॉर मी, क्योंकि ये क्या करता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का हिंज है ये। तो इसको हमें बड़ा केयरफुली पढ़ना चाहिए। भाई हमारा गेट होता है, तो अब वो गेट सारा किस पे टिका होता है? भाई वो आपने कुंडी वुंडी सब कुछ लगा दी, बढ़िया आपने गेट को जो है चमका दिया, तैयार कर दिया, बढ़िया सनमाइका आपने लगाई है, सागवान की लकड़ी आपने काम में ली है, आपने स्टॉपर्स बढ़िया लगाए हैं, सब कुछ आपने बढ़िया किया है गेट के ऊपर, बट वो आपने हिंजेस लगाना छोड़ दिए, तो वो गेट रुकेगा वहां पर, गिरेगा ना गेट। तो बस वो हिंज का काम कौन करता है? 74 का। देखो 74 का क्लॉज 1 ये कहता है कि there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। ठीक है। अब जो पहले आपका ये आर्टिकल था ओरिजिनली, आपका आर्टिकल ऐड हो गया था, ये एंड हो गया था कहाँ पे? जहां पे लिखा था कि देयर शैल बी अ सीओएम विद प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। मतलब देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा, हु विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यहाँ पर ये खत्म हो गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या ऐड करता है कि ही विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। पहले ये टैक्स ये बात एक्सप्लिसिटली नहीं कहता था। फिर 44th अमेंडमेंट 1978 ने इसके अंदर एक और प्रोवाइजो ऐड किया, और वो प्रोवाइजो ये ऐड किया कि द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो व्हाट इज द प्रोसेस? सीओएम एडवाइस देती थी, प्रेसिडेंट आपका एक बार रिटर्न कर सकता है, उसको वो वापस भेजेगा, रिकंसिडर करेगी, सीओएम फिर से उस चीज पर डिसाइड करेगा। अब इट डजेंट मैटर कि वो सेम एडवाइस भेजे या मॉडिफाइड करके भेजे, पर अब प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन दैट एडवाइस। एक बार तो वो रिटर्न कर सकता है, उसके बाद नो मोर, ऑब्लिगेटरी है। फिर वो आपने मान लीजिए अमेजोन से एक ऑर्डर मंगाया, अमेजोन में लिखा है 1 टाइम रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल है। आपने एक शर्ट मंगाई, आपने देखा उस शर्ट की जेब फटी हुई है, क्या है, शर्ट की जेब फटी हुई है, तो आपने अमेजोन को वापस रिटर्न कर दी कि भाई इसको ले जा। तो 42nd अमेंडमेंट तो ये कहता था कि जैसे ही मैंने भेज दी, अमेजोन उसके बाद तुरंत उस पर रिएक्ट करेगा, हाँ भाई ये फटी हुई है और उसको चेंज कर दो, क्योंकि मैंने कहा है। 44th ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने भेजी, भाई पैसा वैसा सब रिफंड करके काम आपका हो गया, सेटल है ना, नहीं अब ऐसा नहीं होगा। आपकी रिटर्न पॉलिसी ऐसी होगी, आपने कहा कि मेरी शर्ट ये फट रही है, आपने प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट ने देखा, अमेजोन के पास भेजा, अमेजोन ने देखा, अमेजोन ने कहा अब कहाँ फट रही है यार, हल्का सा धागा ही तो उधड़ा है, चलो वापस भेज दे इसको। या मान लीजिए आपने एक शर्ट भेज दी और प्रेसिडेंट के पास आपने कोई काम भेजा, अब प्रेसिडेंट को लगा इसमें कुछ कमी है, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया आपके पास कि नहीं ये थोड़ा सा गलत है। तो अब जो रिकंसिडरेशन होगा, अब मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट ने कागज भेजा उसको तो कचरे के डब्बे में डाला सीओएम ने, और सीओएम ने कहा कि इसकी 2 फोटो कॉपी निकलाई नहीं, पहले हाँ निकलाई, तो दूसरी फोटो कॉपी रवाना करो तुरंत। अब प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है साहब साइन करने के लिए, अब प्रेसिडेंट नानुकुर नहीं कर सकता कि हाँ नहीं ये वैसा वैसा। ऊपर जी नाटक करेंगे कितनी बार? एक बार, दूसरी बार नॉट अलाउड। ठीक है। 74 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोर्ट्स में आप ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं कि मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी है, वो जो एडवाइस है वो कॉन्फिडेंशियल है और उसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड, नो जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स में आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या फिर इस हिसाब से तो प्रेसिडेंट कभी भी अपनी डिस्क्रिप्शन यूज ही नहीं कर सकता?
बिल्कुल ऐसा नहीं है, कर सकता है, कैसे कर सकता है? देखो, तीन सिचुएशंस हैं स्पेसिफिक जहां पे पूरा प्रेसिडेंट अपने आप में हीरो है, वहां प्रेसिडेंट फुल अपना स्वाद ले लेता है कि भाई हाँ मैं ही हूँ प्रेसिडेंट अब। तो पहली कंडीशन तो होती है कि जब मान लीजिए लोकसभा में किसी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली किसी पार्टी को, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किसे पीएम अपॉइंट करे। अभी आपके टीवी के की सरकार बननी थी तमिलनाडु में, तो बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई कौन क्या कैसे वैसे। तो अब ये कन्वेंशन चलता आया है कि भाई जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आप उसको बुलाओगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप वो शपथ के लिए मतलब एक बार तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाओगे। बट मान लीजिए गवर्नर को लगता है कि नहीं यार ये नहीं दे पाएगा स्टेबल मेजोरिटी गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि डीएमके जो है वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगी, ऑल दो उसको 4 आदमी चाहिए, डीएमके को 70 आदमी चाहिए, बट स्टिल फिर भी डीएमके 70 अरेंज कर लेगी आसानी से। तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके और है ना जो स्टालिन को कह देता है कि भाई आजा तू बना सरकार, मुझे लगता है कि तू स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगा। तो ये किसका डिस्क्रिशन हो गया? ये हो गया डिस्क्रिशन आपके प्रेसिडेंट का। दूसरा है कि मान लीजिए पीएम अपनी मेजोरिटी खो दे और फिर ये और कह दे कि मैं नहीं करता, रिजाइन जा। जैसे अभी ममता बनर्जी चुनाव आ रही, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नहीं देती इस्तीफा, इलेक्शन रिग्ड है। फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट सेशन बुलाएगा और फिर क्या कहेगा? जब फ्लोर पे टेस्ट कर मैंडेट, जा दिखा कितनी मेजोरिटी है तेरे पास। भाई ये ममता बनर्जी वाला देता कि जनता ने मैंडेट दे दिया था, पर मैं एक आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। और तीसरा रीजन ये है कि साहब पीएम की जो डेथ है वो हो जाती है, या फिर मान लीजिए इनकेपेसिटी का केस हो जाता है कि भाई अब ही वाज अनेबल टू फंक्शन, तो देन प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से एक बार एक्टिंग पीएम को डिसाइड करेगा। भाई सपोज करिए मोदी जी है, अब मोदी जी कहते हैं कि भाई अब मन उठ गया अपना, भाई अपन जा रहे हैं अब कहाँ पे? केदारनाथ। भाई अब अपन ने बहुत राज कर लिया, बहुत अब कंटाला आ गया, अब कुछ नया करेंगे। तो साहब मोदी जी चले जाते हैं, एक दिन रात को चला और झोला उठा के निकल लिया मोदी जी को। अब अगले दिन क्या भाई? बिना प्राइम मिनिस्टर के हो गया देश तो। अब साहब सब लड़ मारे बीजेपी वाले, भाई अमित शाह कहे मैं बन जाऊं, गडकरी कहे मैं बन जाऊं, राजनाथ सिंह कहे मैं बन जाऊं, फिर उधर योगी जी कहेंगे मैं बन जाता हूँ, फिर इधर से और कोई छोटा मोटा हेमंत बिस्व शर्मा, और आपके वो महाराष्ट्र वाला फडणवीस, मतलब ये सारा पूरी एक टोली आ गई कि भाई मैं बनूं मैं बनूं मैं बनूं। बोल दो उनके पार्टी का मैटर है, उनके पार्टी के जो एमपीज हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे जो है इसका लीडर कौन होगा। पर फिर भी क्या देश को ऐसे इन लड़ाई झगड़ों में छोड़ दोगे? बिना प्राइम मिनिस्टर के देश चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि भाई एक प्रेसिडेंट आपके टाइम देगा कि भाई तुम्हारे पास 15 दिन है, डिसाइड करके आ जाओ। जब तक 15 दिन के लिए उसको लगता है कि भाई अमित शाह को मैं पीएम बना सकता हूँ, तो वो बोल देगा कि अमित शाह जब तक के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह एज पीएम काम करेगा 15 दिन। और जब तक आप अपनी जो है इलेक्टेड लीडर को डिसाइड करो कि कौन होगा आपका लीडर, और फिर आप जाके और लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दो। ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा केस आता है? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, ये दोनों के दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, वो अपने डिस्क्रिशन से एक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट इन वेरी लिमिटेड केसेस। तो ये आपकी प्रेसिडेंशियल पावर पे और गवर्नर पावर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग थी जो आप ध्यान रखोगे। भाई जो कुछ हमने कहा है डिस्क्रिशन वाली बात जो हम लेकर के आ रहे हैं, वो आप कहाँ से बताओगे फिर? भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो कह ही रहा है कि भाई इस एक्ट में प्रेसिडेंट ये काम करेगा, बट स्टिल आप उसको एक और एंगल से लिंक करोगे, और वो कौन सा एंगल होगा? केस लॉ। ठीक है। तो अब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं गाइस। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में अगर आप देखोगे तो कुछ पावर्स है उनके पास, जैसे समनिंग, प्रोरोग, डिसॉल्विंग, है ना। तो लेजिस्लेटिव पावर्स पे आ जाओ। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखो इसमें आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल 85, दी प्रेसिडेंट जो है आपके, वो पार्लियामेंट के सेशन को समन करते हैं। तो पार्लियामेंट को कौन कॉल करता है? पार्लियामेंट को कौन समन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन से आर्टिकल के अंडर करते हैं? आर्टिकल 85 के अंडर।
प्रोरोग करते हैं और लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखोगे ये किसकी एडवाइस पे करेंगे, ये तीनों चीज, समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व, अंडर आर्टिकल 85 पार्लियामेंट को कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। बट किसकी एडवाइस पे करेंगे ये काम, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, सीओएम की एडवाइस लेके करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 86 क्या कहता है, देखो कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका, वो आइदर ऑफ द हाउस को एड्रेस कर सकते हैं। हर साल बजट सेशन में प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सेटिंग को एड्रेस करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो एड्रेस ये होता है, या फिर उसको आप कहते हो एड्रेस टू द नेशन, ये एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, ये आपके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट है वो होता है, जो कौन ड्राफ्ट करता है, आपकी कैबिनेट आपकी सीओएम ड्राफ्ट करके देती है। तो आर्टिकल 86 के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट आपके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट आपके हाउस को एड्रेस करते हैं। इसमें एक ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान है, ये आप ध्यान रखोगे, ये फिक्स है कि हर साल आपके ये ज्वाइंट सेटिंग होती ही होती है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 87 पे, तो उसमें एक स्पेशल एड्रेस होता है आर्टिकल 80 से 87 में, ये फिक्स है ना बजट वाले टाइम पे, बजट से पहले। आर्टिकल 87 में जो है आपके स्पेशल एड्रेस की बात होती है, जिसमें ये होता है कि पहले सेशन में हर साल, और आपके लोकसभा के पहले सेशन में ये जो है आपके एक स्पीच देते हैं, आपके एड्रेस करते हैं हाउस को, और ये भी सिमिलरली आपके कैबिनेट का ड्राफ्ट होता है। ठीक है। इसमें स्पेशल एड्रेस होता है, जो भी साल का पहला सेशन होगा उसको एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट, और उसके अलावा जो, या फिर लोकसभा के अंदर जो आपका पहला सेशन होता है हर लोकसभा का, उसको एड्रेस करते हैं ना गवर्नमेंट को इनिशिएट करने से पहले। उसके बाद आता है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में होता है कि बिल्स पर एसेंट देना है। देखो ये है बिल्स के एसेंट की बात, इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझोगे। इसमें देखो तीन ऑप्शंस है प्रेसिडेंट के पास, कितने ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको एसेंट देना ही है। ठीक है, आपने एसेंट दे दिया है, तो एसेंट को देते ही क्या हो जाता है, बिल आपका क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप विथहोल्ड कर सकते हो एसेंट को, जिसको आप बेसिकली पॉकेट वीटो बोलते हो। ठीक है। इसमें एक चीज होती है कि जो आपका मनी बिल होता है, उस मनी बिल के अलावा जो प्रेसिडेंट है आपके, वो ऑर्डिनरी बिल को अगर चाहे तो इनडेफिनिटली होल्ड कर सकते हैं। और इसका रीजन ये है, देखो इसको इनडायरेक्टली आपने पॉकेट वीटो इसलिए बोला है, हमने इसको बोला पॉकेट वीटो के से बेसिक मतलब ये है कि आपने प्रेसिडेंट को बिल भेजा, प्रेसिडेंट अपनी जेब में वो बिल दबा के बैठ गए, बस बात ही नहीं हो रही है। रीजन बिंग कि यहां पर इसको आप पॉकेट वीटो इसलिए कह रहे हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं करी है कि साहब आप 14 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में बिल को रिटर्न करोगे, नहीं करोगे। मनी बिल में क्यों नहीं होता है वो हम बाद में भी देखेंगे, बट मनी बिल जो आपका होता है उसके अंदर जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो बिल लेकर के आ रही है, उसको पहले आपकी प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ती है। अब अगर प्रेसिडेंट को एसेंट देनी तो वो पहले दे चुके हैं ना, तो फिर क्या रोक के रखेंगे। अंडरस्टूड। और तीसरा ऑप्शन जो उनके पास है वो है बिल को रिटर्न करना। अब इसमें क्या होता है कि फॉर रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट जो है बिल को रिटर्न कर देते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट उस बिल को फिर से अगर आपके वापस भेज दे प्रेसिडेंट के पास पास करके, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड दैट ही मस्ट गिव हिज एसेंट। मनी बिल आप रिटर्न नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि मनी बिल जब आपने इंट्रोड्यूस किया था तो उससे पहले आप एसेंट दे चुके थे, तो आपको सब पता है बिल में क्या कंटेंट है, तो फिर आप किस चीज का रिटर्न कर रहे हो। अंडरस्टूड। देखो पॉकेट वीटो की जो हमने बात करी थी ना, तो इंडिया में कोई इफेक्टिव पॉकेट वीटो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑर्डिनरी बिल्स जो है उनके लिए जरूर ये चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट इतने समय में एसेंट दे। इसके लिए एक इंसिडेंट था कि 1986 में आपके प्रेसिडेंट जो ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को ना तो साइन किया ना रिटर्न किया, इनडेफिनेटली हेल्ड करके अपने घर पे बैठ गए और कुछ नहीं करा उन्होंने। और ये था आपके पॉकेट वीटो का प्रैक्टिकल यूज। ठीक है। बाकी ऐसा कोई पॉकेट वीटो हमारे लिखा ही नहीं है कि भाई को पॉकेट वीटो होना चाहिए। तो
आपको बस यही सब चीजें ध्यान रखनी है, और बाकी अगर कोई ऐसा बिल की क्लास हम अलग से लाएंगे ही, बट अदरवाइज आप लोग करंट में तो देख ही रहे होंगे कि भाई कौन सा बिल कैसे क्या आ रहा है। अब आ जाओ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेटिव पावर के बाद कौन सी पावर देखेंगे? ऑर्डिनेंस की पावर। आर्टिकल 123 के अंडर ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड और एक बड़ा ही प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे लिए। भाई अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ऑर्डिनेंस आपके इशू हो कब सकता है। तो देखो इसमें ये होता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो ना भाई, या तो दो सेशंस के बीच में, और या फिर जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तब। तो प्रेसिडेंट को आपके ये सेटिस्फाई करना होगा कि जो सर्कमस्टांसेस हैं दे आर रिक्वायर एन इमीडिएट एक्शन। भाई ऐसा थोड़ी है बिल नहीं, उसको आप ये भी तो कह सकते हो कि भाई 2 महीने बाद फिर आपके जो है ये आने वाला है सेशन, तो 2 महीने बाद लिया था। तो प्रेसिडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इसलिए मैं इसको इतना जल्दी ऑर्डिनेंस ला रहा हूँ, ये मेरा इमीडिएट रीजन है इस बिल को लाने का, मैं रुक नहीं सकता 2 महीने तक। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ये जो ऑर्डिनेंस है आपका, इसका जो फोर्स और इफेक्ट है वो कुछ ऐसा है कि एक बिल्कुल जो आपके पार्लियामेंट का एक्ट होता है बिल्कुल सेम एज इट इज इसका इफेक्ट होता है। बट इसका ये होता है कि जो ऑर्डिनेंस आपका होता है ये सिर्फ 6 वीक तक के लिए वैलिड रहेगा। अगर इसको आपकी पार्लियामेंट 6 वीक्स में अप्रूव ना करे तो फिर ये लैप्स हो जाता है, और अगर इसको पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर दे तो लैप्स हो ही जाएगा। तो अब एक और चीज है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कौन सा? डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1987 का केस है। इसमें जो आपका सवाल रेज हुआ था वो ये हुआ था कि क्या ऑर्डिनेंस को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑर्डिनेंस पावर को आपके जो है फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज आप नहीं कर सकते। भाई उसमें ये हुआ था कि बिहार गवर्नमेंट ने एक प्रैक्टिस बना ली थी कि ऑर्डिनेंस को क्या करते थे, वो बार बार रिप्रमलगेट करते थे। भाई बिना पार्लियामेंट से अप्रूवल लिए हुए, बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल लिए हुए वो लोग क्या करते थे, बार बार उसको जो है बिल को मतलब थ्रू ऑर्डिनेंस लेके आते रहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यार ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपका जो ऑर्डिनेंस है ये एक टेम्परेरी मेजर है, कोई परमानेंट लेजिस्लेशन सब्सटीट्यूट नहीं है ये। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट हाँ डीसी वाधवा हमने बात कर ली थी। अब एक और इंपॉर्टेंट केस है देखो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ही, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो ये 7 जज बेंच केस था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ऑर्डिनेंस है ना, भाई जो आप ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हो तो वो जुडिशियली रिव्यूएबल है, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर की जो भी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, ये कह रहे थे वो लोग। भाई अगर मान लीजिए आर्बिट्रेरी या फिर कोई मेलाफाइड कंटेंशन है, आपने अगर जो है ऑर्डिनेंस को इशू किया है, तो देन वो जो जो आपका ऑर्डिनेंस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑर्डिनेंस आप इतना ही ध्यान रखोगे कि लोकसभा के डिसॉल्व होने पर भी इशू हो सकता है। ये बड़ा ही कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ रिसेस में ही आप इसको इशू कर सकते हो। सपोज अगर राज्यसभा का सेशन चल रहा है लेकिन लोकसभा आपकी डिसॉल्व है, तो प्रेसिडेंट फिर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, बट ऑर्डिनेंस इन एनी सर्कमस्टांसेस सिर्फ 6 वीक्स तक ही वैलिड रहेगा, और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के 6 वीक, ना कि इशू होने के 6 वीक्स। ये और ध्यान रखोगे क्या? पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने के 6 वीक्स है वो, इशू होने के 6 वीक्स में नहीं है। अंडरस्टूड? अब आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट पावर्स पे, दैट इज पार्डनिंग पावर्स। और आर्टिकल 72 में इसको वो यूज करेंगे आपके आर्टिकल 72 में। देखो प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकता है, आपके रिप्राइव दे सकता है, आपके रिस्पाइट दे सकता है, रिमिट या फिर कम्यूट कर सकता है। और ये वो केसेस हैं जिसमें आपके जो है मान लीजिए कोर्ट मार्शल के अंडर कोई सेंटेंस हो,
या फिर मान लीजिए यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई ऑफेंस के लिए आप सेंटेंस दो, और या फिर कोई आपको डेथ पेनल्टी दी गई हो। तो जो डेथ पेनल्टी केसेस होते हैं उसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पे गवर्नर जो है आपका वो डेथ पेनल्टी के अंदर पार्डन नहीं दे सकता है। भाई गवर्नर क्या करेगा कि कोर्ट मार्शल में तो वैसे ही नहीं देगा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। पर गवर्नर जैसे आपके क्या करता है कि जो स्टेट लॉज है अगर उसके तहत कोई सजा दी गई है तो उसके अंदर गवर्नर अपनी जो है पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है। बट डेथ पेनल्टी अगर है तो उसको सिर्फ कौन डील करेगा? प्रेसिडेंट डील करेगा। ठीक है। अब ये कोई आपसे पूछे कि साहब क्या ये एब्सोल्यूट पावर है प्रेसिडेंट की, तो बिल्कुल नहीं। एक इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक केस है, कौन सा है? सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और इफ आई से करेक्टली गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 2006 का केस है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस केस में कि जो पार्डनिंग पावर है अंडर आर्टिकल 72 वो जुडिशियली रिव्यूएबल है, ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। अगर मान लीजिए पार्डन जो है आपका वो आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिमिनेटरी है, या फिर कोई मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से किया गया है, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके चेक्स है, चेक एंड बैलेंस वाला चेक है। ठीक है। इसके अलावा एक और केस था, पुराना केस है, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा? केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1989 का केस है। इंदिरा गांधी का असेसिनेशन केस है ये बेसिकली, है ना। तो केहर सिंह को जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई थी, तो उस व्यक्ति ने जाकर के और प्रेसिडेंट से पार्डन मांगा, तो प्रेसिडेंट ने उसकी जो मर्सी पिटिशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है उसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो बड़ा लिमिटेड है कि जी, अगर जब तक उसमें कोई क्लियर आर्बिट्रेरीनेस हमें नहीं दिख रही हो तब तक हम लोग उसको टच नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। देखो प्रेसिडेंट के सामने बहुत सारी इस समय पे अगर मैं बात करूं तो मर्सी पिटिशन जो है, बहुत सारी मर्सी पिटिशन पेंडिंग है। जो राजीव गांधी के असैसिनेशन था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके जो कन्विक्ट्स हैं उनके रिलेटिव्स की कुछ पिटिशन है वो पेंडिंग थी। निर्भया केस के जो कन्विक्टेड थे उनके रिलेटिव्स ने जो है आपके पिटीशन लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही है कि अनड्यू डिले इन दी मर्सी पिटिशंस, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, डिस्टिंक्शन जो ध्यान रखना है वो है कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है उनकी पार्डनिंग पावर में क्या की डिफरेंस है, अगर आपके सवाल आता है तो देखो गवर्नर जो है आपका वो डेथ सेंटेंसेस के अंदर जो उस वाले केसेस है उनके अंदर कोई पार्डन नहीं दे सकता है। गवर्नर जो है वो अंडर आर्टिकल 166 161 के अंडर उसको आपकी पार्डनिंग पावर दी गई है, बट एक्सक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। और प्रेसिडेंट को आपके कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 72 के अंदर, और जिसके अंदर आपके डेथ पेनल्टी इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ कोर्ट मार्शल केसेस भी वो कौन देगा? सिर्फ प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं। बट आई होप सो कि ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि आप सब इस चीज को समझ सकते हो कि कोर्ट मार्शल केसेस से गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं सर वीटो पावर्स पे। वीटो पावर्स, देखो बिल्स पर क्या होता है ना कि जो बिल होते हैं आपके उन पे प्रेसिडेंट के पास इफेक्टिवली तीन टाइप के वीटोज होते हैं। हमने पढ़ा था अभी, तीन ऑप्शन है कि विथहोल्ड कर ले, या फिर एसेंट दे दे, या फिर वो उसको अपने आप लेके बैठ जाए बस, क्योंकि टाइम लिमिट तो दी नहीं। देखिए कौन से केसेस में? ऑर्डिनरी वाले, है ना। तो अब वीटो पावर जो है वो तीन तरह की है उनके, अब हम उसमें देखेंगे डेप्थ में। तो सबसे पहली जो वीटो आती है पावर वो आती है एब्सोल्यूट वीटो की पावर। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अगर बिल रिटर्न कर देता है और मान लीजिए पार्लियामेंट उसको दोबारा पास नहीं करती है तो देन दैट बिल विल बी लैप्स्ड, वो बिल लैप्स हो जाएगा। ये यूजुअली क्या होता है कि अपोजिशन पार्टी का अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है, भाई भाई अगर मान लीजिए अपोजिशन पार्टी का मतलब जो, जैसे एग्जांपल आपको मैं दूं कि जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है और प्रणब मुखर्जी साहब उस समय पे आपके प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो अब बेसिकली प्रेसिडेंट किसी पार्टी के नहीं होते बट स्टिल वो अपोजिशन पार्टी के थे। तो थियोरिटिकली तो देखो उस वाले सिचुएशन में ये पॉसिबल है चीज, लेकिन कन्वेंशन ये है
कि प्रेसिडेंट कोई बिल रोकता ही नहीं है इस तरीके से, है ना। ये हमारे समझने का था भाई, एब्सोल्यूट वीटो कब लगेगा। फिर उसके बाद एक वीटो आता है, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिटर्न कर देता है कि भाई रिकंसिडरेशन करो इसका। पार्लियामेंट सेम बिल को फिर से पास कर देती है। जो आपकी पार्लियामेंट है वो एक सिंगल क्लॉज नहीं बदल रही है, सिंगल सेक्शन नहीं बदल रही है, उसी को वापस से एज इट इज पास करके प्रेसिडेंट को भिजवा रही है। तो देन प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, क्योंकि वो सिर्फ सस्पेंसिव, सस्पेंड कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए उसको रोक सकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है पॉकेट वीटो, जो हम पढ़ के आ ही चुके हैं कि प्रेसिडेंट ना एसेंट दे ना रिटर्न करे, इनडेफिनेटली उसको अपनी जेब में रख के बैठ जाए, ठीक है। तीसरा वीटो हमने पढ़ा है पॉकेट वीटो। तो ये तीन तरह के वीटोज आई थिंक हमारे क्लियर होंगे। मनी बिल्स जो होते हैं आपके, एक चीज और आप ध्यान रखोगे, मनी बिल्स जो होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो या तो उसको एसेंट देता है, या फिर वो प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही, भाई उसको सिर्फ एसेंट इसीलिए देता है क्योंकि जो प्रायर रिकमेंडेशन होती है, उस प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही आप मनी बिल को लेके जाते हो। भाई जो इंट्रोडक्शन है उसकी आपके मनी बिल की, वो प्रायर रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट होती है। तो अब जब आपने उसको पहले ही रिकमेंडेशन दे दी है, तो फिर बाद में किस चीज का रोकना है भाई साहब उसको, अंडरस्टूड। तो वो फिर तो बिल एक्ट ही बनता है, अगर मनी बिल एक बार इंट्रोड्यूस हो गया और आपके लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, तो फिर उसके बाद तो वो, क्या राज्यसभा को भी क्या ही पास कराना, पूछते ही तो है खाली उसको कि कोई विचार हो तो दे दो, सुझाव हो तो, बाकी चलती तो लोकसभा की है। वो भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, पार्लियामेंट में बहुत डिटेल में। अब देख लो इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट की। तो देखो प्रेसिडेंट के पास क्या है आपके, तीन आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, 352, 356, 360। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस में से एक है। अब इसको हम यहाँ बड़ा जो है एक ओवरव्यू के तौर पे ही देखेंगे। जब हम स्टेट गवर्नेंस पढ़ेंगे तो वहां पे हम 356 को ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि 356 आपका स्टेट से ही रिलेटेड है ना। तो अब सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी देख लेते हैं अंडर आर्टिकल 352। इमरजेंसी पावर्स हम देख रहे हैं। देखो नेशनल इमरजेंसी के जो पावर्स हैं, पावर्स नहीं सॉरी ग्राउंड्स, कि किन ग्राउंड्स पे आप जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। तो देवर लाइक वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। ये जो आर्म्ड रिबेलियन का वर्ड है सर आपका, ये आर्म्ड रिबेलियन का वर्ड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया है। 1978 से प्रायर जो वर्ड आपके यहाँ दिया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टरबेंस, एंड दिस इज द रीजन अंडर विच मैडम इंदिरा गांधी इम्पोज इमरजेंसी इन इंडिया, अंडरस्टूड। अब ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस था ना, ये बड़ा वेग प्रोविजन था अपने आप, इसका मिसयूज बहुत कॉमन था, जो कहाँ देखा गया आपके इमरजेंसी के अंदर 1975 में। और इसीलिए फिर आते ही जो 42nd में गलत काम हुए थे, उन सारे कामों को जो चेंज किया गया या उसके वापस वैसा कुछ नहीं हो, तो वो जो 44 के अंदर उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए थे, उसमें एक चेक्स एंड बैलेंस ये था। आर्टिकल 352 का क्लॉज 3 अगर मैं आपको बताऊं, तो ये कहता है कि जो कैबिनेट है उसकी रिटर्न रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है, अगर उसे नेशनल जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। तो उसमें यह लिखा गया है कि जो पीएम की वर्बल एडवाइस है उसको आप मान्य नहीं करोगे, आपको कैबिनेट की कलेक्टिवली और राइटिंग में रिकमेंडेशन चाहिए। अगर वो आती है तो उसके बाद ही आप नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि जो लोकसभा है उसकी भी अप्रूवल आपके लिए जरूरी है, और उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी भी कौन सी, टोटल मेंबरशिप की जो मेजोरिटी है वो, और उसके साथ साथ प्रेजेंट मेंबर जो है आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, उनका भी 2/3 आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। और ये जो अप्रूवल है आपकी, ये विद इन अ मंथ आपकी इमरजेंसी इंपोज होने के अंदर आ जानी चाहिए, अदरवाइज आप उसको 1 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो, तो फिर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से उसको अप्रूव करें, लेकिन लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होने के 30 दिन के अंदर अंदर फिर लोकसभा भी उसको अप्रूव करके दे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी,
ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि जो आपका आर्टिकल 19 है उसके अंदर जो आपकी फ्रीडम्स दी गई है वो कंप्लीटली सस्पेंड हो जाती है अंडर आर्टिकल 358, और ऑटोमेटिकली ये 358 के अंदर आपको अलग से इसको लाना पड़ता है। अगर आप इसको कौन से, अगर आप आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे अगर आप लेकर के आ रहे हो तो 358 के अंदर आपको अलग से लिख के देना पड़ेगा कि भाई हम आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम्स है उनको सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है तो इन दैट केस आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड मान लिया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है वो आपकी स्टेट जो लिस्ट है अंडर शेड्यूल 7 उसके ऊपर भी वो लेजिस्लेशन कर सकती है, क्योंकि जो आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया में अब तक एक बार नहीं, हम लोग 3 बार, कितनी बार, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा चुके हैं। पहली बार हमने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वो 1962 में लगाई थी ड्यूरिंग चाइना वॉर। दूसरी बार हमने 1971 में लगाई थी, दैट इज इन द पाकिस्तान वॉर। और 1975 से 77 के बीच में इंटरनल डिस्टरबेंसेस की वजह से हमने तीसरी बार और आखिरी बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया था। ये जो 1975 की जो इमरजेंसी है आपकी, ये बड़ा ही एक अपने आप में हिस्ट्री के अंदर एक डार्क चैप्टर है। और इसी वजह से आपके 44th अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारे सेफ गार्ड्स ऐड किए गए थे कि गवर्नमेंट जो है आपकी उसके बाद वो अपनी पावर्स को इस तरीके से एब्सोल्युटली यूज ना कर पाए। तो गवर्नमेंट की पावर पे भी कुछ चेक्स लगाए गए थे। ठीक है। आई होप सो 352 के अंदर आपको अब कोई किसी तरह की समस्या नहीं होगी। 356 हम देख लेते हैं, प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं इसको, है ना। आर्टिकल 356 में देखो ये है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन हो कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उस समय पे प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकता है। अब ये प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा, वो सेटिस्फाई किस चीज पे होगा, वो सेटिस्फाई होगा, गवर्नर उसको एक रिपोर्ट भेजता है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन भेजता है, उसको एक रिपोर्ट बना के भेजता है कि सर ये समस्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर मुझे दिख रहा है, और स्टेट को आप जो है वो मेंटेन नहीं, स्टेट अब जो है गवर्नमेंट वो मेंटेन नहीं कर सकती है, तो इस वजह से आप इसको अपने यहाँ पर जो है इसको अपने अंडर ले लीजिए आप शासन को। इसके लिए जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये एक 9 जज बेंच का केस है, और इसके अंदर आर्टिकल 356 को बहुत ही सिग्निफिकेंटली आपके कोर्ट ने इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी। और इसमें कुछ चीजें थी जो आपके कोर्ट ने कही थी, जिसमें सबसे पहली चीज तो कोर्ट ने ये कही थी कि प्रेसिडेंट का जो रूल है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, मतलब इसका आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। अगर मान लीजिए वो किसी मेलाफाइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर आपके इम्पोज किया गया है तो कोर्ट आपके स्टेट इमरजेंसी को क्वैश कर सकती है। सेकंड चीज ये कही गई थी कि जो फ्लोर टेस्ट आपका होता है, कॉन्फिडेंस वोट जो होता है, अगर उसके ऊपर जब भी आपको डाउट हो कि यार ये है कि नहीं, तो गवर्नर को आपके फ्लोर टेस्ट मैंडेट करना चाहिए प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज करने से पहले। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके गवर्नर ये कहता है कि मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है अब वो मेजोरिटी में नहीं है, मुझे नहीं लग, जैसे अभी आपके रिसेंटली तमिलनाडु में गवर्नमेंट बनी है टीबीके की, है ना, तो टीबीके के लिए मान लीजिए गवर्नर कल को ये कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि आपके विजय थालापति जो है उसके पास क्लियर मेजोरिटी जो है वो सरकार चलाने की है, तो आई विल से कि आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। पर कोर्ट ये कहेगा कि भाई ऐसा क्यों, आप उस प्रेसिडेंट रूल की रिपोर्ट को भेजने से पहले फ्लोर टेस्ट करवाओ, उसको चीफ मिनिस्टर को बुलाओ, और चीफ मिनिस्टर को ये कहो कि भाई 3 दिन के अंदर तू अपना बहुमत सिद्ध कर। अगर वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाता है तो देन आप अपनी रिपोर्ट भेज करके और फिर क्या कर सकते हो, आप स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज करवा सकते हो। तो तीसरी बात, सेकंड बात कौन सी करी है आपके, फ्लोर टेस्ट डिसमिस करने से पहले। जो थर्ड बात आपके कोर्ट ने कही इसके अंदर
वो ये कही थी कि जो प्रेसिडेंट रूल आपका होता है, उसके इम्पोज होने पर आपकी जो स्टेट असेंबली है वो सस्पेंड होगी, वो इमीडिएटली डिसॉल्व नहीं होगी। भाई ऐसा नहीं है कि आपने जो है स्टेट इमरजेंसी लगा और आपने कहा कि भाई आज से तू ना एमएलए ना मिनिस्टर ना कुछ, एमएलए भी हटा दिया आपने। वो इसके लिए ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर कोर्ट क्वैश कर दे, मान लीजिए कोर्ट ये कहे कि नहीं ये स्टेट इमरजेंसी जो आपने लगाई है 356 का जो यूज है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको हम कहते हैं कि साहब तुरंत आप हटाओ इसको, और जो गवर्नमेंट है उस प्रेजेंट गवर्नमेंट वो इफेक्टिव रहेगी, तो इस वजह से तुरंत आपकी असेंबली रिवाइव हो सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि इमीडिएटली आपके जो है वो रिवोक नहीं होगी आपकी हाउस, रादर सस्पेंड होगा। भाई जब तक के लिए है तब तक के लिए। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो आपके सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है? सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट। इस फीचर को अगर वो तोड़ती है, इस बेसिक फीचर को अगर वो ब्रीच करती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो उस सेक्युलरिज्म के रीजन के ऊपर अगर आप चाहो तो प्रेसिडेंट रूल हटा सकते हो। अभी तक अगर मैं डेटा की बात करूं तो मोर देन 100 टाइम्स आपके प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया जा चुका है, और इसके अंदर जो मोस्टली आपका होता था वो ये होता था कि वो मिसयूज उसका ज्यादा किया जाता है। और अगर आप एक चीज देखोगे तो एसआर बोमई केस के बाद जो इसका मिसयूज है वो बड़ा ही सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। ठीक है। आपके मणिपुर के अंदर अगर मैं बात करूं रिसेंटली, तो जब अभी मणिपुर के अंदर एथनिक वायलेंस हुए थे तो उस समय अपोजिशन ने ये कहा था कि यार प्रेसिडेंट रूल आप इम्पोज क्यों नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो आप और उस वजह से जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो तो मेंटेन रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी उसके अंदर, और वो ऑब्जर्व ये किया कि यार सिचुएशन देखो सीरियस है, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल का जो डिसीजन है वो इवेंचुअली है एग्जीक्यूटिव का, वो हमारा काम नहीं है। तो ये एक और ऑब्जर्वेशन है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 360 पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये कहता है कि अगर इंडिया या किसी भी स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर उसकी जो क्रेडिट है वो थ्रेटेंड हो, तो प्रेसिडेंट उस समय पे फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। आज तक कभी इंडिया में ये इंपोज नहीं हुई है। ठीक है। अगर मान लीजिए इंपोज हो जाए तो जो सेंटर होगा आपका, यूनियन गवर्नमेंट जो होगी, वो स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है उनको डायरेक्ट कर सकता है, जजेस की सैलरीज को कट कर सकता है, स्टेट के जो मनी बिल्स हैं वो फिर आपको सेंटर के पास भेजने पड़ेंगे अप्रूवल के लिए कि भाई ये मनी बिल है इसको आप अप्रूव करो। इवन 1991 में जब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जब आप एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, तो उस समय पे गवर्नमेंट ने अपना सोना मॉर्गेज रख के और आईएमएफ से लोन लिया था, बट उस समय पे भी आपने आर्टिकल 360 का यूज नहीं किया था। रीजन बीइंग क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने आप में एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल कॉस्ट वाली स्टेप है। भाई उससे बेटर आपने क्या कहा, आपने कहा आर्टिकल 360 क्यों लगाते हो, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही कर दो ना यार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करके लोन चुका ही देंगे ना, क्या दिक्कत है, सोना छोड़ा लाएंगे। तो अब यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को तो करते हैं एंड, और अब हम चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। किस पे? हमारे वीपी साहब पे चलते हैं। 63 से 71 ये इनके आर्टिकल्स हैं, ये आप ध्यान रखोगे। वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है जो बड़ी अपने आप में अंडर रेटेड है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन, बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आते हैं, तो उसको बड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 363, आर्टिकल 63 को। वो ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। वो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसके अलावा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। अंडरस्टूड? तो ये डुअल रोल आ गया, वाइस प्रेसिडेंट तो ही है और उसके साथ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, किसका? राज्यसभा का। अब आ जाओ आर्टिकल 65 पे। ये बताता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो है
ही विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कब काम करेगा? तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का ऑफिस या तो वैकेंट हो, वैकेंट किस कंडीशन में होगा? या तो डेथ हो गई हो प्रेसिडेंट की, या फिर वो रिजाइन करके चले गए हो, या फिर आपने उसको रिमूव कर दिया हो, इम्पीच कर दिया हो। तो उन केसेस के अंदर आप प्रेसिडेंट जो है आपका वो टेम्परेली अनअवेलेबल है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इन दैट केस यू विल मेक द वाइस प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट एंड ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अब जब वाइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखोगे कि वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो उन इन दैट केस योर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल लीड द राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट तो है ही नहीं। वाइस प्रेसिडेंट अब क्या हो गए हैं? प्रेसिडेंट हो गए हैं। तो आज दुग्गल साहब क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 66 पे, विच इज अबाउट द इलेक्शन ऑफ वीपी। तो अगर हम इसका क्राइटेरिया समझे, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है आपके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का, वो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से बिल्कुल अलग है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहली बात तो सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। वोट कौन करेंगे? पार्लियामेंट के मेंबर्स, और उसमें भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे कि एमएलए वोट नहीं करते हैं। सिर्फ वोट कौन करते हैं? एमपीज करते हैं। और एमपीज भी कौन से? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि नॉमिनेटेड एमपी वोट नहीं करते हैं। तो अब ये आप ध्यान रखोगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड एमपीज इलेक्टेड एमएलए वोट करते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज एंड एमएलसीज वोट नहीं करते हैं। लेकिन वीपी के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों एमपीज वोट करेंगे, एमएलए वोट नहीं करेंगे, भले इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। तो इसको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर पे, आर्टिकल 67 पे। ये टेन्योर की बात करता है। ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका टर्म 5 साल का होगा। कितने साल का होगा? 5 साल का। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है बिल्कुल। और वीपी को अगर आपको रिमूव करना है तो क्या होगा? आपको दो चीज चाहिए। वीपी के रिमूवल की बात यही कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो जो बिल होगा वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। वही 1/4 मेंबर आपके जो है वो अपना रिजोल्यूशन लेकर के आएंगे, आप उसको टाइम दोगे, उसके बाद में उस पर डिस्कशन होगा। अब वो जो रिजोल्यूशन आपका आएगा उसको आपको इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ, मैं बार बार इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं हमारे पिछले सेशंस में बहुत डिटेल में मेजोरिटी डिस्कस कर चुका हूं लोगों के साथ। तो इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ आपके राज्यसभा पास करेगी। ध्यान रखोगे स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं करेगी। वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी और दोनों हाउस से चाहिए थी और कहीं पे भी ला सकते थे, इसको आप राज्यसभा में ला सकते हो। उसके बाद में आपके लोकसभा फिर इसको पास करेगी। लोकसभा का सिर्फ कंसेंट आपको चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ आपको लोकसभा का कंसेंट चाहिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और वो 14 डेज का जो नोटिस है वो तो ध्यान रखना ही है आपको कि भाई रिजोल्यूशन आएगा और आप 14 दिन का एक नोटिस दोगे कि भाई हटा रहे हैं तेरे को, आजा, तेरी को बातचीत हो तो बता दे। अंडरस्टूड? अब वीपी की सैलरी की बात करें तो वीपी की सैलरी कुछ नहीं होती है, सैलरी होती है राज्यसभा चेयरमैन की। अलग से वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है। और ये किस पे चार्ज होती है? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। अब वीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो अभी जगदीप धनखड़ साहब आपके इस्तीफा देके गए थे, और जब ये इस्तीफा दिया था तो वाइस प्रेसिडेंट ने आपके जो जुडिशरी रिफॉर्म्स है उनको बड़ा पब्लिकली उन पर बातचीत करी है ना, और स्पेसिफिकली ऑन और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम वाइस प्रेसिडेंट कवर कर चुके हैं, और अब बात आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं उनको हम बाद में देखेंगे।
तो पहले हम आते हैं हमारे रियल एग्जीक्यूटिव पे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है, आर्टिकल 75 ये कहता है कि पीएम जो है वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिखी गई है और कुछ नहीं लिखी गई है पीएम के बारे में। सोच के देखो, हमारे गवर्नेंस की अ, हमारे आपके जो ये है गवर्नेंस जो सिस्टम है, उसकी सबसे पावरफुल फिगर है ये व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, बट सिर्फ सिंगल लाइन आर्टिकल है इसके लिए, और वो भी क्या है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दी प्राइम मिनिस्टर। इतना ब्रीफ प्रोविजन देने की क्या जरूरत थी भाई? रीजन बीइंग कि पीएम की जो पावर है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में नहीं है, वो किस में है? वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अंदर है। पीएम कौन है? पीएम वो है जो लोकसभा का कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है, और ये अनरिटन रूल है, लेकिन ये सुप्रीम रूल है। अंडरस्टूड? और लोकसभा का कॉन्फिडेंस एंजॉय कौन करता है? जो जनता का कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है, इसी वजह से। अंडरस्टूड? तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 74 कहता है कि पीएम जो है आपके, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा। प्रेसिडेंट जो है वो पीएम की एडवाइस पे एक्ट करेगा। तो इफेक्टिवली पीएम क्या डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? तो पीएम डिसाइड करता है और प्रेसिडेंट उसे एग्जीक्यूट करता है। वो वही वाली बात है कि तू बोल भाई, मैं करता हूं। भाई बोलेगा, दूसरा भाई करेगा। अब एक सवाल आता है कि पीएम कौन बन सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली आपको ये नहीं बताता है कि पीएम कौन बनेगा, वो सिर्फ ये बताता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को आपके अपॉइंट करेगा। ये कन्वेंशन ये है कि जो भी व्यक्ति लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का या आपके कोइलेशन का लीडर नंबर 1 होगा, वो नेसेसरीली आपके पीएम बनेगा। एक चीज और होती है कि ये आपके कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ये कहता है कि जरूर जहां तक पॉसिबल हो पीएम आपके लोकसभा का मेंबर हो, बट ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जी जब 1966 में राज्यसभा मेंबर थी तब वो पीएम बनी। ठीक है, वो बाई इलेक्शन जीत के जल्दी ही आपके लोकसभा आ गई थी। उसके बाद जब एच डी देवेगौड़ा आपके पीएम थे, तो वो भी इनिशियली आपके एमपी नहीं थे, बट उसके बाद वो आपके कंसेंसस लीडर थे कोalition के। इवन आपके मनमोहन सिंह जी, वो 10 साल आपके पीएम रहे और वो 10 साल आपके राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके कोई एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट नहीं है कि पीएम जो है वो लोकसभा का मेंबर हो, लेकिन ये कन्वेंशन है। पीएम आपके राज्यसभा मेंबर भी हो सकते हैं। मनमोहन सिंह जी आपके इसके सबसे प्राइम एग्जांपल है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा पीएम का बात थी। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि मिनिस्टर जो आपका होता है, भाई पीएम भी कुछ नहीं है, एक मिनिस्टर ही है, बट ही इज फर्स्ट अमंग ऑल। तो एक और कन्वेंशन है आपका, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए मिनिस्टर बन जाता है, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी हाउस का मेंबर हो सकता है। मतलब वो 6 महीने तक बिना किसी हाउस के मेंबर हुए भी आपके मिनिस्टर हो सकते हैं। ये भी आप एक बात ध्यान रखोगे। अब अगर हम बात करें कि पीएम के आखिरकार पावर है क्या, तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। सबसे पहली बात कि वो सीओएम पर कंट्रोल करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करके चलता है। पीएम ये रिकमेंड करता है कि कौन मिनिस्टर बनेगा। प्रेसिडेंट आपके टेक्निकली अपॉइंट तो करता है, लेकिन सिर्फ पीएम के रिकमेंडेशन पे करता है। अगर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है और वो मिनिस्टर को ये कहे कि रिजाइन कर, तो वो कैसे करेगा? वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि इसको रिमूव कर दो। तो इफेक्टिवली हु इज द बॉस? इट इज द प्राइम मिनिस्टर। देन कैबिनेट कमिटीज की अगर बात करें, तो आपके बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज ऐसी हैं जिनको कौन चेयर करता है? आपके प्राइम मिनिस्टर। जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मतलब जहां जहां पे आपके सेंसिटिव डिसीजन लेने होंगे, वहां वहां पे उस कमेटी को कौन लीड करेगा? आपके प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे। अब एक और चीज है, जो प्रेसिडेंट के साथ इनका लिंक है, वो और आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो आपके आता है आर्टिकल 78 के अंदर। आर्टिकल 78 ये कहता है कि पीएम साहब जो है आपके, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे जितने भी डिसीजन होंगे उन सब के बारे में, जो प्रपोजल्स होंगे उनके बारे में। प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन जानने का राइट है, और ये पीएम जो है उनकी ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को
जो डिसीजन है उनके बारे में कन्वे करेंगे। तो यहाँ आपने क्या किया है, एक पीएम और प्रेसिडेंट का जो रिलेशनशिप है उसका एक ये नुआंस है कि एक ये ऑनगोइंग कम्युनिकेशन चैनल है जिसके अंदर आपके प्रेसिडेंट का तो राइट है जानने का और पीएम की ड्यूटी है बताने की। तो ये एक कंसेंसस आपने बिल्डअप करके दिया है। आर्टिकल 78 कुछ बातें हैं जो स्पेसिफिकली कहता है, वो ये कहता है सब क्लॉज ए में कि पीएम प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन होंगे उनके बारे में इंफॉर्म करेगा। तो आप हमेशा सुनते होंगे कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं। वो क्या करने जाते हैं वहां पे, वो बताने जाते हैं कि साहब आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी और इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने ये सब चर्चाएं की और ये सब डिसीजन हमने लिए हैं। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी मैटर पर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो प्राइम मिनिस्टर विल फर्निश ऑल दोज इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट सामने से भी बुला सकते हैं कि आजा बता क्या बात हुई थी। अगर तीसरी चीज एक और है, सी सब क्लॉज जो है वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए कोई मैटर है उसको वो सीओएम के सामने भेजना चाहते हैं, अंडरस्टूड, और वो जो आपका मैटर है वो आपके एक मिनिस्टर ने डिसाइड किया है लेकिन आपकी कैबिनेट ने नहीं किया है, तो उसके अंदर भी पीएम आपके बाउंड है ये काम करने के लिए भी। कोई सिंगल मिनिस्टर का कोई काम है, कोई मैटर है और प्रेसिडेंट क्या बता, देन ऑल्सो पीएम वो करने के लिए बाउंड है। ठीक है। अब एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, पार्लियामेंट लीडरशिप। ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जो प्राइम मिनिस्टर आपके होते हैं वो लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। अब लीडर ऑफ द हाउस होने का मतलब क्या है कि वो पार्लियामेंट्री एजेंडा उसको कंट्रोल करते हैं, वो बजट के शेड्यूल्स डिसाइड करते हैं, वो पार्लियामेंट सेशंस की रिकमेंडेशन करते हैं, है ना। भाई प्रेसिडेंट के लिए हमने पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, आपके डिसॉल्व करते हैं, तो ये सब कौन बताता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर बताता है। कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती है जो पीएम साहब रिकमेंड करते हैं, जैसे सीएजी की अपॉइंटमेंट है, सीईसी की अपॉइंटमेंट है, यूपीएससी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, फाइनेंस कमीशन की इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो है, गवर्नर्स की, ये सब चीजें कौन रिकमेंड करता है, ये सब पीएम साहब रिकमेंड करते हैं। ठीक है, सबकी कमिटीज हैं अलग अलग, बट प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली जाके कौन बताएगा कि भाई इसको अपॉइंट कर दो, वो पीएम बताएगा। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो प्राइमरी आर्किटेक्ट है वो आपके प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस चीज में एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बड़ी क्लोजली अलाइन होती है। एक और कॉन्सेप्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 75(3) के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। और ये आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम की कॉर्नरस्टोन है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कैबिनेट जो है आपकी, जो सीओएम है, वो एक यूनिट की तरह काम करती है। कैबिनेट मीटिंग में चाहे कितना भी डिबेट हो, लेकिन जब वो डिसीजन एक बार हो जाता है तो फिर जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पब्लिकली आप ये मान लो कि वो उस डिसीजन के साथ हैं। अगर कोई मिनिस्टर पब्लिकली उस पर्टिकुलर डिसीजन से जाके डिसएग्री करता है तो या तो वो रिजाइन करे या फिर वो डिसमिस होगा। एक और वर्ड आता है दैट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें है ये आपके दिया गया है 75 सब क्लॉज 2 में। 75 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की प्लेजर में आपके जो है ऑफिस को होल्ड करके चलते हैं। यानी टेक्निकली क्या होता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट उनको डिसमिस करता है, लेकिन कन्वेंशन क्या है, पीएम के एडवाइस पर होगा। ठीक है, कोई मिनिस्टर है उसने गलती कर दी, जैसे अभी एनटीए का पेपर लीक हुआ, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान की, कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कि भाई तेरे से नहीं समझ रही, बाहर निकल, रवाना हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आती है दैट इज मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर जो होता है आपका वो पार्लियामेंट को आंसर करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो एक आपके
एक किस्सा है अरुण नेहरू का। ये आपके राजीव गांधी जी के कजिन थे और ये कैबिनेट के अंदर थे। इन्होंने पब्लिकली जो है वो डिसएग्री किया था किसी चीज के ऊपर, तो इनको इवेंचुअली रिजाइन करना पड़ा था। रीजन बीइंग कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रियल वर्ड इन्फोर्समेंट था। भाई अगर आप उसको डिसएग्री कर रहे हो तो फिर अगर आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हो तो हम क्या मानेंगे कि ये सारी कैबिनेट का डिसीजन है कि भाई ये चीज गलत हुई है। समझ रहे हो बात को? तो ये आ जाता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आ जाते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो देखो आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड। ये कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 74। 75 क्या कहता है कि मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। आर्टिकल 77 कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्शंस है वो किसके नाम पे होंगे? वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। अब हम कुछ चीजों की बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर की। ये और चीज ध्यान रखोगे कि टाइप्स ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वहां पर क्या मेंशन है? ओनली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मिनिस्टर मेंशन है। हम बार बार पढ़ते कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, डिप्टी पीएम, बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई वर्ड आ जाता है कि साहब कैबिनेट मिनिस्टर जो वर्ड है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है? मिनिस्टर्स लिखा है। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। ये आपके कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। ये पॉलिटिकली बड़ी हैवी वेट्स होते हैं, जैसे अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है। तो ये सब क्या है? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ये एक बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को खुद होल्ड करके चलते हैं। ये किसी के अंडर काम नहीं करते। पूरी मिनिस्ट्री इनके सुपरविजन में काम करती है। फिर एक आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, एक होता है चार्ज। ये भी सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं, होते सीनियर मेंबर्स हैं, बट ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर के या तो अंडर काम करेंगे या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोई इंडिपेंडेंट चार्ज वाला होगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। बट उसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो काफी स्मॉल मिनिस्ट्री होगी, उसको कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी। अंडरस्टूड? और फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये तो अब बहुत रेयर हो गए, सुनने को नहीं मिलता है। ये आपके कैबिनेट और एमओएस के नीचे होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान रखोगे, दैट इज 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या कहता है? इसने क्या किया, आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज थी उसको लिमिट कर दिया था। भाई पहले क्या होता था कि सबको खुश करने के लिए, कोalition का एरा था, तो उसने सबको खुश करने के लिए इन्होंने क्या करा कि भाई कितने मिनिस्टर बना लो, आप चाहो जितने मिनिस्टर बना लो। पर अटल जी ने क्या कहा? नहीं, सीओएम की एक लिमिट होगी। और उन्होंने एक, और ये दोनों पे लागू होता है सर, ये ध्यान रखिएगा आप, ये स्टेट पे भी लागू है और सेंटर पे भी लागू है। जो आपकी सीओएम की साइज होगी उसका लिमिट है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 15%। और वो कौन सा हाउस? वो या तो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है। अब ये किस लिए किया गया था? ये डिफेक्शन या फिर ओवर साइज कैबिनेट को रोकने के लिए किया गया था। होता क्या था ना कि कोइलेशन धर्म निभाने के चक्कर में कि यार ये रूठ ना जाए, भाई फूफा जी नाराज हो गए तो क्या करो, फूफा जी को मिनिस्टर बना दो, तो कैबिनेट बना दिया, किसी को एमओएस बना दिया, किसी को डिप्टी बना दिया। अब वो मिनिस्टर ही मिनिस्टर हो गए सारी सरकार में, इतने डिपार्टमेंट ही नहीं है और आपने मिनिस्टर बना दिए बतेरे। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट ने दो चीजें करी। सबसे पहला तो जो आपके सीओएम की साइज थी उसको 15% पे कैप किया लोकसभा स्ट्रेंथ के। और दूसरा, उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को भी टाइटन किया। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 50% रूल जो है 15% का, ये आपके स्टेट की कैबिनेट्स पर भी अप्लाई होगा, है ना, स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ पर। और ये भी ध्यान रखोगे कि ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था? ये सर दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया है। और ये आपके ऑलरेडी यूपीएससी का पीवाई की प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में हम अटॉर्नी जनरल को कवर करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक, देन वी विल डिस्कस अटॉर्नी जनरल। तो चलिए हमें अब अटॉर्नी जनरल की बात करनी है। ये हमारा एग्जीक्यूटिव का लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है।
तो अटॉर्नी जनरल के लिए जो आपके आर्टिकल दिया गया है, अटॉर्नी जनरल कुछ भी नहीं है, ये आपका जो है सरकारी वकील है ना, सरकार का वकील है, सबसे बड़ा वकील है, इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ना, और कुछ भी नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में इसकी बात करी गई है। आर्टिकल 76 ये कहता है कि देयर शुड बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वाज इंडियाज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स आल्सो। तो अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसकी, कि भाई इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। तो देखिए, वो पर्सन जो है वो सबसे पहले तो एलिजिबल होना चाहिए आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। भाई एक सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो इसके पास होनी चाहिए, है ना। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर तो देखेंगे वहां पे डिटेल में सुप्रीम कोर्ट को भी। तो अ, दूसरा ये कंडीशन है कि इंडियन सिटीजन हो, 10 साल ये या तो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या फिर 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, या कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहा हो। ठीक है, तो उसको आप क्या बनाओगे, अटॉर्नी जनरल। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। रिमूवल के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो जब चाहे जब प्रेसिडेंट हटा सकता है। कन्वेंशन क्या कहता है कि एजी जो है वो गवर्नमेंट के साथ एंटर होता है और उसी के साथ चला जाता है। अगर सरकार चली गई तो अटॉर्नी जनरल भी गया। इसके काम क्या होते हैं, तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में ये एडवाइस देता है। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ये अपियर करता है। ठीक है, हाई कोर्ट में भी अपियर कर सकता है अगर चाहे तो, प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसको ऑडियंस का राइट है, एज ऑडियंस ये बैठ सकता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ये बैठ भी सकता है, बोल भी सकता है, मतलब ही कैन अटेंड द हाउस एंड ही कैन स्पीक टू, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज में भी सिमिलरली, अगर कोई पार्लियामेंट्री कमिटी है तो वहां जाकर भी अगर ये चाहे तो बैठ सकता है। तो अटॉर्नी जनरल एक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो एक रिटेनर बेसिस पर आपके होता है। वो अगर चाहे तो प्राइवेट क्लाइंट भी ले सकता है, बट उसके जो केसेस वो लेगा वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि खुद ही गवर्नमेंट वकील है। तो अपने जहाँ जिसके लिए काम करता है उसके अगेंस्ट काम थोड़ी करेगा ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और ऑफिसर आता है जो कि सॉलिसिटर जनरल है। ये आपके अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है, ही वॉज दी सेकेंड हाइएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, फिर वो सॉलिसिटर जनरल होता है, फिर उसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, फिर और जूनियर आते रहते हैं। तो ऐसे एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है, बट हमें किसकी ध्यान रखनी है, अटॉर्नी जनरल की। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में बताया है। तो इतना ही था जो आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको इसके बारे में और कुछ ध्यान रखना नहीं है। अब हम आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव पर, कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स में जो आपके लिए जरूरी है। तो पहली डिबेट जो थी वो थी आपकी प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम की। क्या थी, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री डिबेट। देखो, पंडित नेहरू, अंबेडकर, ये लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे। और जो लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एडवोकेट कर रहे थे उसमें आप कहते केटी शाह, एचवी कामत, बट ये लोग माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी एज इन की इनके व्यूज को सपोर्ट करने वाले लोग काफी कम थे आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि यार पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अधिक अकाउंटेबल है। अ, आप जो है रोज क्वेश्चन आवर्स में जा सकते हो, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है गवर्नमेंट को खड़ा कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चले जाओगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि एक तो फिक्स टर्म हो जाएगी, और उस वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी अधिक मात्रा में, यहाँ पे कम मात्रा में हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी। और हमारे लिए उस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, अकाउंटेबिलिटी जरूरी थी, है ना। दूसरा जो डिबेट आती है वो आती है, एक तो आपके पीएम की जो है पावर, शक्ति जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां, और दूसरा आता है कैबिनेट की कलेक्टिव पावर। भाई दूसरी डिबेट ये है कि पीएम पावर वर्सेस कैबिनेट की कलेक्टिव पावर। ग्रेवनल ऑस्टिन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज अ प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट एंड नॉट एन कैबिनेट गवर्नमेंट। उनका ये मतलब था कि आपके यहाँ पीएम इतना डोमिनेंट है कि कैबिनेट कलेक्टिव डिसीजन बॉडी तो कम है, और पीएम की डिसीजन को रबर स्टाम्प करने वाली बॉडी ज्यादा है। और
अगर उसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ अगर जीत के आ गया कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, उसके बाद अभी आपके मोदी जी है, तो इन सब के समय पे हमने ये चीजें और डिटेल और बहुत जो है स्पष्ट तरीके से देखी इन चीजों को हमने, कि भाई जो आपकी कैबिनेट है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक डिसीजन, मतलब एक रबर स्टाम्प की तरह है जो पीएम के डिसीजन पे बस मोहर लगा दी थी। कुछ एक दो चार मिनिस्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं के व्यूज को जो है आपके अकोमोडेट किया जाता है, अदरवाइज बाकी सब तो कि यस सर यस सर यस सर। ठीक है। तो ये चीजें आज नहीं है, ये चीजें नेहरू जी के समय पे भी थी और इंदिरा जी के समय पे भी थी। रीजन बीइंग कि इनको जनता का इतना समर्थन था, इतना सपोर्ट था, कि इन लोगों में वो कॉन्फिडेंस वहां से आ जाता था कि यार जनता मेरे साथ है। ठीक है ना। दूसरा आता है साहब, एक डिबेट आती है प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन की, जो आप ये प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर देनी होती है ना, इसकी बात आती है। देखो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स हैं आपके, लाइक सुभाष कश्यप, और एक आपके बीडी दुआ है। ठीक है। अ, ये आपके ये आर्ग्यू करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ना, उसके पास एक जेन्युइन डिस्क्रिशन है आपके इमरजेंसी सिचुएशंस में। लेकिन वहीं एक आपके वीपी मेनन साहब थे, देखो, उन्होंने ये कहा कि जो आपका प्रेसिडेंट है ना, वो कोई फिगर हेड नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने। सुभाष कश्यप कह रहे हैं कि भाई आपके जेन्युइन डिस्क्रिशन है इमरजेंसी पावर में। वीपी मेनन साहब कह रहे थे कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड है हमारी, तो सॉरी, फिगर हेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है हमारे, अभिभावक है हमारे ये। लेकिन रियलिटी अगर आप देखोगे तो क्या है, डिस्क्रिशन बहुत नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है। जीरो तो नहीं है, बट बहुत नैरो है। नानी पालकी वाला जो आपके बहुत एमिनेंट जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट अ रबर स्टाम्प, बट ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फोर्स इधर, ही इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल कैटालिस्ट। he can trigger processes, ask questions, delay briefly, but ultimately he act on the advice. And this was the far best description about the president's power. Understood? अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को। ऑलरेडी हम बहुत सारे केसेस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक कंसोलिडेटेड उसका रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। जैसे हमने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पढ़ा था 1974 का, जो आपके बताता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं। उनका जो डिस्क्रिशनर है, वो डिस्क्रिशन पावर है, वो बड़ा मिनिमल है कि दे विल एड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओएम एंड विच इज बाइंडिंग जनरली। ठीक है। उसके बाद उसी शमशेर सिंह केस में आपके एक और बात कही गई कि आपके जो अपॉइंटमेंट होती है जुडिशियल ऑफिसर्स की, ऑल्दो प्रेसिडेंट सिग्नेचर इज फॉर्मल, बट एक्चुअल जो डिसीजन है इट वाज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द सीओएम, द पीएम, जो कमिटी बनती है उसकी। उसके बाद हमने इप्रू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एपी का केस पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जो पार्डनिंग पावर है, इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी। वो जुडिशियली रिव्यू कर सकते हो आप उसको चाहो तो। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हमने पढ़ा था, जिसमें कहा था कि ऑर्डिनेंस जो है इट कैन नॉट बी रीप्रोमलगेटेड रिपीटेडली टू अवॉइड द पार्लियामेंट। ये बिहार वाले सिचुएशन में जो हमने देखा था कि इट वाज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। फिर उसके बाद हमने कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस पढ़ा था, जिसमें आपके उसने ये कहा था कि अगेन ऑर्डिनेंस प्रोमोगेशन जो है उसको आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, अगर सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन जो है जो वो देता है, इट वाज नॉट एब्सोल्यूट कि भाई उसका कुछ अब नहीं हो सकता, उन्होंने कह दिया नहीं, देयर सेटिस्फेक्शन कैन बी चैलेंज इनटू द कोर्ट। अंडरस्टूड। एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हमने देखा था, जिसमें आपके प्रेसिडेंट रूल की बात हुई थी, आर्टिकल 356 की, जिसको कहा था कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, फ्लोर टेस्ट जो है आपको जरूरी करना पड़ेगा बिफोर इम्पोजिंग, और फंडामेंटल वाली जो हमने बात करी थी। उसके बाद हमने देखा था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बिहार, ये हमने शायद नहीं देखा है ना, तो इसको देख लेते हैं। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का ये केस है। बिहार असेंबली का जो है वो डिसोल्यूशन करा गया 2005 में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नर की जो रिकमेंडेशन है, इट वाज नॉट गवर्नर्स पर्सनल व्यू, और वो कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं हो सकता है। भाई, जो आपके गवर्नर ने उस समय पे असेसमेंट करके दिया था, वो कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है, ये कोई मेलाफाइड कंटेंशियस, मेलाफाइड इंटेंशन से लिखा गया एक स्टेटमेंट है, और उस समय फिर उन्होंने प्रेसिडेंट रूल को क्रैश कर दिया था। अंडरस्टूड। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको मुझे लगता है आप सबको ध्यान रखना चाहिए। नबम रेबिया वर्सेस आपके ये डिप्टी स्पीकर 2016 का केस है। ये अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने क्या किया था कि एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग से बचाने के लिए लोगों को सेशन को ही एडवांस कर दिया था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार गवर्नर ये काम कैसे कर सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपने आप में। तो गवर्नर के पावर्स को उन्होंने काफी जो है वो किया था। उसके बाद अभी तमिलनाडु गवर्नर केस आपने देखा होगा, जिसमें जो उस समय के गवर्नर थे आपके RN रवि जी, जो अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर हो गए, उन्होंने क्या किया था कि जो तमिलनाडु स्टेट कैबिनेट की जो एडवाइस थी उसको महीनों महीनों तक होल्ड करके रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए और उन्होंने अल्टीमेटली गवर्नर को ये कहा कि यू हैव टू एक्ट इन अ टाइम बाउंड एक्शन, वो डायरेक्शन दिया था उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं हो सकता है वो। और ये जो मतलब गवर्नर और CM के रिलेशन का एक वाटरशेड मूवमेंट है ये अपने आप में। अंडरस्टूड। तो अब हम एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, 53 कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वेस्टेड करती है आपकी प्रेसिडेंट के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज देखा, जिसमें इलेक्टेड MPs थे, इलेक्टेड MLAs थे, है ना। नॉमिनेटेड MPs और MLCs आपके वोट नहीं करते, ये हमने देखा। 55 में हमने देखा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम चलेगा आपके, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट की काउंटिंग होगी आपके, प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम होगा, ठीक है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन बताता है कि 35 साल एज हो, इंडियन सिटीजन हो, लोकसभा के लिए एलिजिबल हो। आर्टिकल 61 इंपीचमेंट की बात करता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हटा दोगे। 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, किसी भी हाउसेस में आप बिल लेकर के आ सकते हो। एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको कोरम के 1/4 हाउस मेंबर्स का। उसके बाद में 14 दिन का नोटिस सर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपनी बात रख सके, ठीक है। आज तक कभी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ये हमें ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 72 में हमने पार्डनिंग पावर देखी, जिसमें कहा कि जो डेथ पेनल्टी है इट वाज इंक्लूडेड एंड जुडिशियली जो है आपकी रिव्यू कर सकते हो उसको। गवर्नर के पास आपके डेथ पेनल्टी के अंदर पार्डन देने की पावर नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 74 हमने देखा कि COM की एड एंड एडवाइस के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, एंड इट वाज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आपने बातचीत करी थी। उसके बाद में 75 सब क्लॉज 3 हमने देखा, जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड लोकसभा। 75 क्लॉज 2 में हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर की बात करी थी। आर्टिकल 76 में हमने देखा था कि देयर वाज एन अटॉर्नी जनरल हु वाज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, नॉट एन MP, बट ही कैन एड्रेस पार्लियामेंट, ही कैन स्पीक इन पार्लियामेंट, प्रेजेंट इन पार्लियामेंट, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस उसको अलाउड है। आर्टिकल 78 कहता है कि PM जो है उसको प्रेसिडेंट को सारी बातें इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो 6 वीक तक वैलिड रहेगा आफ्टर सेशन, ठीक है। आपको उसको पास करवाना पड़ेगा। DC वाधवा केस में कोर्ट ने कहा कि रिप्रोमलगेशन जो है वो अपने आप में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 352, 56 और 60 हमने देखा, 3 तरह की इमरजेंसीज देखी, ठीक है। उसके बाद हमने 91st अमेंडमेंट एक्ट देखा, जिसमें COM की साइज को आपने 15% की कैप पे लिमिट कर दिया था। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा, उसका इलेक्टोरल कॉलेज हमने देखा कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड MPs ही वोट करेंगे, MLA MLCs वोट नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा चेयरमैन होता है। एज क्वालिफिकेशन हमने देखी थी कि 30 साल हो। और उसके बाद में हमने प्राइम मिनिस्टर देखा, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे ये रियल एग्जीक्यूटिव है। आर्टिकल 74 के थ्रू हमने देखा इस चीज को, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ये बना, है ना, एंड इट मेड इट सुप्रीम ऑल्सो। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस देखा था शमशेर सिंह वाला, जिसमें ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स है उनके पास मिनिमल डिस्क्रिप्शन होगा। SR बोमई केस हमने देखा था, जिसने ये कहा था कि आर्टिकल 356 के ऊपर काफी एक्सटेंसिवली उन्होंने बात करी थी, एंड इट वाज जुडिशियली रिव्यूएबल आल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा आज का जो सेशन है ऑन द यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसको हमने पूरा स्पेक्ट्रम फ्रॉम प्रेसिडेंट टू फ्रॉम अटॉर्नी जनरल इसको कवर कर लिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा टेक्स्ट था वो देखा, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट देखी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा हमने हमने स्कॉलर के व्यूज देखे, करंट अफेयर्स भी देखे थोड़े बहुत, वी एवरीथिंग, ठीक है। तो अब एक अच्छा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, जिसके अंदर हम यूनियन लेजिस्लेटिव को कवर करेंगे, जिसमें हम पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, बिल्स, कमिटीज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बहुत कुछ देखेंगे। बहुत ही हैवी फैक्ट वाला जो है ये लेक्चर होगा, और इससे हर साल आपके UPSC में एक दो सवाल आते रहते हैं। तो आप उस चीज के लिए तैयार हैं, तब तक के लिए पानी वानी पियो, रेस्ट करो।